हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योग्राफी की रिवीजन सीरीज़। इसमें पूरे ज्योग्राफी का रिवीजन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ ज्योग्राफी? ज्योग्राफी जो है अर्थ के फिजिकल स्ट्रक्चर की स्टडीज़ है ना, और उसके अंदर जो ह्यूमंस के कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका रिलेशनशिप, इस स्टडीज़ को हम ज्योग्राफी कहते हैं। इसके अंदर 3 टाइप की ज्योग्राफी होती है: फिजिकल ज्योग्राफी, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी। सबसे पहले जो आता है फिजिकल ज्योग्राफी, उसके 3 फील्ड ऑफ स्टडीज़ हैं। उसमें आता है जियोमॉर्फोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी और ओशनोग्राफी। जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर हम मेनली जो है अर्थ के जो लिथोस्फीयर है, यानी कि अर्थ की जो ज़मीन है, ये जो ज़मीन है इसको स्टडी करेंगे। इसके फीचर्स को हम स्टडी करेंगे। इसके ऊपर जो माउंटेन्स हैं, इस पे जो लैंड है, इसके अंदर जो फॉरेस्ट है और इसके अंदर जो रिवर्स हैं, है ना, उन सबको हम स्टडी करेंगे। वॉल्केनोज और जो भी जो लैंड के ऊपर जितने भी फीचर्स होते हैं जोग्राफिकल, उन सबको हम स्टडी करेंगे। किसमें? जियोमॉर्फोलॉजी में। क्लाइमेटोलॉजी में हम मेनली हमारे क्लाइमेट यानी कि वेदर कंडीशन और उससे रिलेटेड एस्पेक्ट्स को हम स्टडी करेंगे। और सबसे लास्ट में है ओशनोग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर। उसके अंदर आता है जितना भी हमारा ओशन है, ओशन के अंदर जितने भी फीचर्स होते हैं, है ना, उन सबको हम स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जियोमॉर्फोलॉजी से। जियोमॉर्फोलॉजी क्या है कि अर्थ की सरफेस को, जो साइंटिफिक स्टडी होती है अर्थ की सरफेस की, उसको हम जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं। इसमें जो लैंड फॉर्म होता है उसके अंदर जो समय के साथ जो बदलाव आते हैं उसको हम स्टडी करते हैं जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कि अर्थ की लेयर्स, अर्थ के अंदर क्या कौन कौन सी लेयर्स हैं और उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या उसके फीचर्स हैं, है ना। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि अर्थ के ऊपर जो लैंड है, जैसे कि ये अर्थ है हमारी, इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो लैंड है और एक ओशन है ना, वाटर है। ये वाटर है और ये लैंड है, ये वाटर है और ये लैंड है। तो लैंड के ऊपर जो ज़मीन है उसके ऊपर जितने फीचर्स हैं उनको स्टडी करेंगे। उसमें डेजर्ट मॉर्फोलॉजी, जो ग्लेशियल मॉर्फोलॉजी है ना, और इसके अलावा जो वॉल्केनोज हैं, इन सबको हम स्टडी करेंगे। वॉल्केनो को थोड़ा डीपली स्टडी करेंगे। इसके अंदर कितने टाइप के वॉल्केनोज होते हैं, कैसा वॉल्केनो बनता है और कितने प्रकार के वॉल्केनो होते हैं, किस तरह के इरप्शंस होते हैं, ये सब हम देखेंगे। तो थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ये वर्ल्ड मैप है। इसके अंदर ये बताया है कि इन पूरे वर्ल्ड के अंदर कितने कॉन्टिनेंट्स हैं। तो टोटल जो कॉन्टिनेंट्स है ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे तो जब यूरोपियन, एशियन कॉन्टिनेंट, यूरोपियन कॉन्टिनेंट, या फिर ये माउंटेन वो माउंटेन, तो जब हम ये बोलेंगे तो कन्फ्यूजन ना पैदा हो, इसके लिए ये एक बेसिक ओवरव्यू पूरे वर्ल्ड मैप का। टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स है: अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये 7 तो कॉन्टिनेंट है और 5 जो है क्या है, महासागर यानी कि ओशंस हैं। पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन ओशन, अंटार्कटिक ओशन और आर्कटिक ओशन। ये 5 ओशन है। तो एक क्वेश्चन आएगा दिमाग में कि यहाँ पर बर्फ़ है और यहाँ आर्कटिक में भी बर्फ़ है ना। तो यहाँ पर जो बर्फ़ है तो इसको तो कॉन्टिनेंट में काउंट कर लिया, पर इसको कॉन्टिनेंट में काउंट क्यों नहीं किया? ये सबसे पहला क्वेश्चन आएगा दिमाग में। तो वो इसलिए नहीं किया क्योंकि आर्कटिक ओशन की जो बर्फ़ है, इस बर्फ़ के नीचे सिर्फ समुद्र है, और जो अंटार्कटिक ओशन की बर्फ़ है, इस बर्फ़ के नीचे ज़मीन भी है। इसलिए इसको कॉन्टिनेंट के अंदर काउंट करते हैं और इसको नहीं करते हैं। ठीक है। और दूसरी बात कि ऑस्ट्रेलिया तो इतना छोटा सा है और ये ग्रीनलैंड तो उससे बड़ा दिख रहा है, पर ऐसा नहीं है। ये एक्चुअली स्केलिंग के कारण इतना बड़ा दिख रहा है। ये जो ग्रीनलैंड है इसका साइज़ इतना बड़ा नहीं है जितना दिखाई दे रहा है इसके अंदर। तो स्केलिंग के कारण ये डिफरेंस आ रहा है, पर
एक्चुअल में ऑस्ट्रेलिया का साइज़ जो है ग्रीनलैंड से बड़ा है, और ये बहुत छोटा सा एक आइलैंड टाइप है, तो इसीलिए इसको कॉन्टिनेंट में काउंट नहीं किया गया अलग से, और ऑस्ट्रेलिया को किया गया है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर देखेंगे कि हमारी पृथ्वी जो है, जो आज जिस रूप में है, वो कैसे आई है और किस किस फेज से होके गुजरी है। तो अर्थ की जो साइंटिफिक एक टाइम स्केल है, जिससे अर्थ का हिस्ट्री पता चलता है कि अर्थ के अंदर क्या क्या अभी तक घटनाएं हुई हैं, उनकी स्टडी, उसको क्या बोलते हैं हम, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ये एक ऐसे मेजरमेंट का, एक जियोलॉजिकल मेजरमेंट का टूल है जिससे हम अर्थ की हिस्ट्री का पता लगाते हैं, है ना। तो इसमें जो सबसे बड़ी यूनिट होती है टाइम की, वो होती है ईयॉन्स, और जो सबसे छोटी होती है वो होती है इपो। तो ईयॉन्स के अंदर जो होते हैं, सबसे बड़े बड़े टाइम पीरियड्स होते हैं, हज़ारों या फिर लाखों मिलियन साल के टाइम पीरियड इसके अंदर होते हैं ईयॉन्स के अंदर। फिर उसमें छोटे टाइम पीरियड होते हैं जो ईयॉन्स के अंदर होते हैं, कई सारे एरास, और एरास के अंदर होते हैं कई सारे पीरियड्स, और कई सारे पीरियड्स के अंदर होते हैं इपोज, है ना, कई सारे इपोज होते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हेडन ईयॉन से। ऐसा कहते हैं कि 4.5 बिलियन ईयर्स पहले अर्थ की स्टार्ट हुआ था। अर्थ एक अपने स्ट्रक्चर में आई थी, है ना। पर जब अर्थ शुरुआत में जब ये इस स्ट्रक्चर में आई थी जैसे आज है, तो ऐसे स्ट्रक्चर में नहीं थी। यहाँ पर सिर्फ पानी तो था ही नहीं, बस लैंड थी, वो भी पूरा धधकता हुआ बिल्कुल सूरज जैसा लैंड था। यहाँ पर आग लगी हुई थी हर जगह, है ना। मोल्टन मेटल था, यूँ समझ लीजिए, मैग्मा था धरती के ऊपर। फिर जब 4.5 बिलियन ईयर पहले जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था, फिर ये कुछ समय बाद करीब 4000 मिलियन ईयर पहले, यहाँ पर जितने भी ये नंबर्स लिखे हैं ये सारे मिलियंस के अंदर है ना, इनको कंफ्यूज मत करना, यहाँ पर लिखा हुआ भी है मिलियंस। तो 4000 मिलियन ईयर पहले क्या आया था, आर्कियन एरा आया, आर्कियन ईयन आया। उसके अंदर जो है अर्थ सॉलिड स्टेट में आई, अर्थ का जो ऊपरी सतह है वो सॉलिड स्टेट में आई। वेट, अर्थ की जो ऊपरी सतह है वो सॉलिड स्टेट में आई, और जो हमारे जितने भी कॉन्टिनेंट है आज की तारीख में, उनका जो है एक, जो जैसे कि ये हमारी अर्थ है ना, इसके ऊपर की जो सतह है वो सारी सॉलिड हो गई। तो आज जैसे यहाँ पर हम रहते हैं ना, ये यहाँ पर हम रहते हैं, और धीरे धीरे सेडिमेंट्स के कारण ये जो नीचे की अर्थ है ये दब गई। तो आज अगर यहाँ से खोदेंगे तो हमको जो सबसे नीचे जो लास्ट रॉक मिलेगी ना, वो उसको बोलते हैं हम आर्कियन रॉक्स, है ना। सबसे पुरानी जो रॉक मिलेगी वो होती है आर्कियन रॉक्स। फिर उसके बाद आया प्रोटोजोइक एरा। इस एरा के अंदर कुछ बैक्टीरिया और कुछ एल्गीज धरती पर पनपना शुरू हुए, और इन्होंने जो शुरुआत में लाइफ की स्टार्ट की थी, तो ये एनएरोबिक रिएक्शन से की थी। एनएरोबिक रिएक्शन क्या होती है, जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो, ऑक्सीजन नहीं हो प्रेजेंट, उसको क्या बोलते हैं, एनएरोबिक रिएक्शन। तो सबसे पहला जो लाइफ स्टार्ट हुई थी धरती पे, वो कैसे हुई थी, बिना ऑक्सीजन के एब्सेंस में। तो अगर कोई पूछेगा कि धरती पर शुरुआत में कौन कौन सी गैसेस थी, तो उसमें हाइड्रोजन हो जाएगा, हीलियम हो जाएगी, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड भी सही हो जाएगा, सल्फर भी हो जाएगा, कोई सी भी गैस हो जाएगी, बस मीथेन और ऑक्सीजन नहीं हो पाएगी। ओके, क्योंकि मीथेन जो बनती है वो जब तक लाइफ नहीं होगी, बिना लाइफ के मीथेन भी इम्पॉसिबल है बनना। तो सबसे पहली जो ऑक्सीजन बनी थी वो कब बनी थी अर्थ के ऊपर, जब बैक्टीरिया और एल्गी ने एनारोबिक रिएक्शन करके, और एल्गी जो है उन्होंने सनलाइट से, एल्गी ने सनलाइट के साथ फोटोसिंथेसिस रिएक्शन किया और ऑक्सीजन को बनाया। तो शुरुआत में ऑक्सीजन नहीं थी, वो बाद में बनी, है ना। और शुरुआत में जो बैक्टीरियाज आए थे उन्होंने क्या करा था, ऑक्सीजन के एब्सेंस में एनारोबिक रिएक्शन करके लाइफ की स्टार्ट की थी धरती पे। अब इसके बाद आता है पैंथेरोजोइक फेनेरोजोइक ईयन। प्रोटोजोइक ईयन के बाद
प्रोटेरोजोइक ईयन के बाद क्या आएगा? फेनेरोजोइक ईयन। फेनेरोजोइक ईयन में 3 एरा हैं। सबसे पहला है पेलियोजोइक एरा, फिर है मीजोजोइक एरा और फिर है सीनोजोइक एरा। पेलियोजोइक एरा सबसे शुरुआत में स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद मीजोजोइक आया और फिर सीनोजोइक सबसे लास्ट में अभी जो चल रहा है करंट में, इसको बोलते हैं सीनोजोइक एरा। तो इसको याद रखने के लिए पहले जो आया उसको बोलते हैं पेलियोजोइक, फिर जो मिडिल में आया उसको बोलते हैं मीजोजोइक, और फिर जो अभी लास्ट में चल रहा है, जो हमारा अभी सिनेमेटिक एरा चल रहा है, हम सिनेमा बहुत देखते हैं इस एरा में, तो इसको बोलते हैं सीनोजोइक एरा, है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेलियोजोइक एरा के बारे में। पेलियोजोइक एरा के अंदर कुछ पीरियड्स हुए। सबसे पहले आया कैम्ब्रियन पीरियड, जिसके अंदर अर्थ के ऊपर कुछ इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स बनना शुरू हुए। इनवर्टिब्रेट्स कौन होते हैं? जिनके अंदर हड्डी नहीं होती, है ना, जिन जीवों के अंदर हड्डी नहीं होती उनको इनवर्टिब्रेट्स बोलते हैं। इनमें जैसे जेलीफिश होता है ना, उस टाइप से कुछ जीव जो है धरती पे बनना शुरू हुए। ब्रैकियोपोड्स और ट्राइलोबाइट्स। फिर उसके बाद स्टार्ट हुआ ऑर्डोविशियन पीरियड, करीब 450 मिलियन ईयर पहले। 450 मिलियन ईयर्स पहले क्या हुआ स्टार्ट? ऑर्डोविशियन पीरियड। इसके अंदर कौन आया? फिशेस। धरती पे फिशेस का राज हो गया, हर जगह फिश ही फिश हो गई, बहुत सारी अलग अलग प्रकार की मछलियाँ धरती पे पैदा होने लगी। फिर सिल्यूरियन पीरियड के अंदर करीब 400 मिलियन ईयर पहले क्या हुआ? धरती के ऊपर, मतलब कि समुद्र से बाहर निकलकर कोई जीव धरती के ऊपर आया। तो धरती पे जब लाइफ स्टार्ट हुई, इसको क्या कहते हैं? सिल्यूरियन पीरियड। और फिर आया देवोनियन पीरियड। इसके अंदर क्या हुआ? जो सीड्स वाले प्लांट हैं, जिनके अंदर सीड्स होती हैं, वो वाले ऐसे प्लांट्स बनना शुरू हुए। अब कार्बोनिफेरस पीरियड में क्या हुआ था? कार्बोनिफेरस पीरियड इसके अंदर जितना भी धरती है, ये हमारी अर्थ है, इसके अंदर ये लैंड है और ये सी है, ओशन है। तो जो लैंड के ऊपर जितना भी वेजिटेशन हुआ था ना अभी तक, प्लांट, एनिमल और जितने भी ट्रीज हुए थे, वो सारे क्या हुए? फ्लड के अंदर बरीड हो गए। तो उससे क्या बना? कोल बना। तो इस एरा में जो कोल बना था वो सबसे हाई क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी का कोल माना जाता है। कार्बोनिफेरस पीरियड का कोल, उसको क्या बोलते हैं? एंथ्रासाइट। इसके अंदर सल्फर इम्प्योरिटी बहुत कम होती है ना, ये सबसे प्योर क्वालिटी का कोल माना जाता है। और इंडिया में जो कोल मिलता है वो कौन सी क्वालिटी का होता है? बिटुमिनस। जो बिटुमिनस कोल होता है, इसमें सल्फर इम्प्योरिटी ज़्यादा होती है, इसीलिए इसको कोकिंग कोल की तरह यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्टील स्मेल्टिंग प्लांट में काम नहीं आता है, इसीलिए, क्योंकि इसमें सल्फर इम्प्योरिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो कार्बोनिफेरस पीरियड में क्या बना? कोल बना। अब इसके बाद आते हैं मीजोजोइक एरा के अंदर। इस एरा के अंदर 3 पीरियड हुए, टिरासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। तो टिरासिक पीरियड में क्या हुआ? अर्थ के ऊपर शुरुआती डायनासोर आना शुरू हुए, और फिर जुरासिक पीरियड में पूरे अर्थ के ऊपर क्या हुआ? डायनासोर्स का राज हो गया। और क्रिटेशियस पीरियड में एक एस्ट्रॉयड आके धरती से टकराया करीब 300 मिलियन ईयर पहले, 100 मिलियन ईयर पहले। तो उस एस्ट्रॉयड ने क्या करा? उस एस्ट्रॉयड के कारण पूरे अर्थ के ऊपर काले घने अंधेरे बादल हो गए और अर्थ पे बहुत सारी तबाही हो गई। तो जो जीव उस वक्त अडॉप्ट नहीं कर पाए, जैसे कि डायनासोर मेनली, वो सब क्या हुए? उस टाइम एक्सटिंक्ट हो गए। और जो सर्वाइव कर गए वो आगे बढ़ गए, जैसे कि कुछ मैमल्स और कुछ जो है समुद्री जीव, वो आगे बढ़ गए लाइफ में, और जो नहीं सर्वाइव कर पाए वो पीछे रह गए, जैसे डायनासोर्स। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं सीनोजोइक एरा के अंदर। इसके अंदर 2 पीरियड हैं, एक है टर्शरी और एक है क्वाटरनरी। टर्शरी पीरियड के अंदर क्या हुआ था? शुरुआत में कुछ मैमल्स जो सर्वाइव कर गए थे डायनासोर के एक्सटिंक्शन के बाद,
उन्होंने अपनी लाइफ आगे बढ़ाई और क्वाटरनरी पीरियड में इंसानों की लाइफ स्टार्ट हुई धरती के ऊपर। अब क्वाटरनरी पीरियड के अंदर कुछ इपो आते हैं जिनको हम कहते हैं पेलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मियोसीन, प्लियोसीन, प्लिस्टोसीन और होलोसीन। तो इसमें से दो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्लिस्टोसीन और हेलोसीन। तो प्लिस्टोसीन के अंदर क्या हुआ था कि आइस एज थी, धरती के ऊपर कहीं बहुत सर्दियाँ बढ़ गई थी और फिर पूरी धरती जो है बर्फ़ में ढक गई थी। और इस टाइम जो है वो फर वाले जो बड़े बड़े मैमल्स दिखाई देते हैं ना, मैमथ्स, जिनके बहुत बड़े बड़े दांत होते हैं, फर होते हैं, जिनके वो स्केलेटन्स भी दिखाई देते हैं, देखने को मिलते हैं हमको कहाँ पर, म्यूज़ियम के अंदर। वो हमको कहाँ मिले थे, इस टाइप के जो जानवर हैं बड़े दांत वाले, वो कब हुए थे, प्लिस्टोसिन आइस एज में। और हेलोसिन पीरियड क्या है, ये अभी का जो लेटेस्ट 2000 ईयर, जो पिछले 2000 साल, जिसमें इंसानों ने, ह्यूमंस ने धरती पे जो चेंजेस किए हैं, जिससे इंसानों के कारण जो चेंजेस आए हैं, वो उसको क्या बोलते हैं, होलोसिन पीरियड। तो ये था जियोलॉजिकल टाइम स्केल। अब इन सारे टाइम स्केल में कुछ मास एक्सटेंशन हुए हैं जिसमें धरती पे से जो जीव रहते थे उस वक्त, उन सबका सफाया हो गया। जैसे कि सबसे पहला आया था ऑर्डोविशियन पीरियड के अंदर, है ना, फिर आया था देवोनियन पीरियड के अंदर, फिर आया था परमियन पीरियड के अंदर, और फिर टिरासिक पीरियड में जब डायनासोर्स ख़त्म हो गए थे, और सबसे लास्ट में आया जो है केटी, यानी कि सीनोजोइक पीरियड के अंदर, क्रिटेशियस लावा फ्लो, क्रिटेशियस पीरियड के अंदर, जब डायनासोर्स ख़त्म हो गए थे तो कुछ मास एक्सटेंशन हुए थे। अब ये तो है जियोलॉजिकल टाइम स्केल हो गया। अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब अर्थ के अंदर क्या क्या है ये हम देखेंगे यहाँ से आगे। तो इसके लिए कुछ साइंटिस्ट ने शुरुआत में, जब हमारे पास कंपोनेंट्स नहीं होते थे, कुछ ऐसे रिसर्च करने के लिए कुछ टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, तो पहले सिर्फ एजम्पशंस पे चलता था कि अर्थ के अंदर आखिर क्या क्या हो सकता है। तो उस पर कई सारे एजम्पशंस हुए थे। तो कुछ जो इम्पोर्टेंट एजम्पशन है, थ्योरीज जो बनाई गई थी कि अर्थ अच्छा इस तरह से बनी होगी, इस तरह से इसका स्टार्ट हुआ होगा, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आई थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जो अल्फ्रेड वेगनर ने दी थी 1912 में। इसके अकॉर्डिंग जो अर्थ है शुरुआत में एक पेंजा थी, एक ऐसा पूरा लैंड मास था और आसपास पूरा समुद्र था, यानी कि ये अर्थ है अगर, तो यहाँ बीच में लैंड मास है और पूरा आसपास जो है वो समुद्र है। तो इसको तो उन्होंने कहा था पेंजिया, और इसको कहा था पेंथलासा, है ना। फिर क्या हुआ कि ये धीरे धीरे टूटने लगा अलग अलग हिस्सों में। तो जो ऊपर का हिस्सा था उसको तो उन्होंने कहा लॉरेशिया लैंड, और नीचे का जो हिस्सा था उसको कहा गोंडवाना लैंड, है ना। तो ये परमियन एरा में क्या हुआ था, एक पूरा लैंड मास था, फिर वो टिरासिक एरा में आते आते टूटने लगा। फिर उसके बाद जुरासिक एरा में आते आते थोड़ा सा और अलग अलग हुआ, और फिर क्रिटेशियस पीरियड में आते आते एक लगभग जो आज की हमारी अर्थ है वैसा एक स्ट्रक्चर बन चुका था। और फिर लास्ट में क्या हुआ कि जैसी हमारी प्रेजेंट डे अर्थ है वो आज हमारे सामने है। तो ये अल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी है कि अर्थ जो है पहले इस तरह से पेंजा थी, फिर वो धीरे धीरे टूटते टूटते और आज के जैसे जो कॉन्टिनेंट्स बन गए हैं साथ, इस तरह से बन गई। तो इसके कुछ एविडेंस भी दिए उन्होंने कि जैसे कि जिक्सॉ फिट, कि जितने भी ये कॉन्टिनेंट्स हैं अगर इनको हम एक साथ अगर अरेंज करेंगे तो ऐसे पजल की तरह आपस में जुड़ जाएंगे, है ना। एक तो ये एविडेंस दिया था। फिर दूसरा ये दिया था कि जो यहाँ पर जो जीव रहते थे पहले और यहाँ पर जो जीव रहते थे, तो ये तो जुड़ा हुआ था आपस में। तो इनके और इनके फॉसिल्स जो है वो बिल्कुल सेम है आज जो मिलते हैं, है ना। पुराने जीवों के और पुराने जितने भी जीव जंतु होते थे, फ्लावर्स होते थे, फ्लोरा फोना होता था, उन सब का जो यहाँ पर इस कोस्ट पे और इस कोस्ट पे, जो साउथ अमेरिका कोस्ट है और अफ्रीका कोस्ट है, उस पर जो अभी फॉसिल्स मिले हैं लेटेस्ट, वो सेम मिले हैं पुराने जीवों के। और इसके अलावा एक चीज़ और ऑब्जर्व करिए कि आज भी यहाँ पर जो एनिमल्स रहते हैं ना, उनको एक आदत है कि जब भी इनके ऊपर कोई खतरा आता है तो इनकी आदत है कि वेस्ट की तरफ रन करने की। तो यहाँ पर तो अभी तो समुद्र है पर उस टाइम लैंड होता था, तो ये
पश्चिम की तरफ भागते थे और इधर की तरफ अपनी सुरक्षा ढूंढते थे। तो ये कुछ एविडेंस उन्होंने दिए थे कि पहले अर्थ एक थी फिर अलग हो गई बाद में। तो इसके लिए उन्होंने कुछ एजम्पशंस लगाए, क्योंकि कुछ ऐसे साइंटिफिक स्टडीज़ तो हुई नहीं थी। तो उन्होंने बोला कि जो अर्थ है ना हमारी, इसमें 3 लेयर है। एक है सियाल जिस पे हम रहते हैं, फिर उसके नीचे है सीमा और उसके नीचे है नीफे। तो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बनी है सियाल, फिर सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बनी है सीमा, और इससे बनी है नीफे। तो ये है हमारा क्रस्ट, और ये है मेंटल, और ये है कोर। ये उन्होंने बोला। और फिर क्या बोला कि ये जो सियाल है ना, इस सीमा के ऊपर फ्लोट करता है, यानी कि ये जो सबसे ऊपर वाली लेयर है इसके ऊपर फ्लोट करती है। फिर उन्होंने बोला कि जो टाइडल और ग्रेविटेशनल फोर्स है किसका, सन और मून का, यानी कि ये हमारी अर्थ है और ये मून है और ये सन है ना। तो ये सन है, तो ये जो अर्थ यहाँ से मूव करती है तो ये सन का कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के ऊपर लगता है। उस वजह से क्या होते हैं, कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट होते हैं। और ये मून का भी जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है ना, उस वजह से भी कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट होते हैं। और किस तरफ ड्रिफ्ट होते हैं, वेस्ट की तरफ। यानी कि ये हमारी अर्थ है और ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ये अर्थ जब इधर से इधर जाती है तो ये इसका ड्रिफ्ट इधर लगता है, तो वेस्ट की तरफ सारे कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट करते हैं। और जो अर्थ का बायोन्सी फोर्स है ना, वो क्या करता है, सारे ग्रेविटेशनल फोर्स और बायोन्सी फोर्स क्या करता है, सारे कॉन्टिनेंट्स को नॉर्थ की तरफ ड्रिफ्ट करता है। तो इसी वजह से जो हमारी अर्थ है वो आज ऐसी हो गई है, जिसके अंदर ये जो अर्थ का हमारा स्ट्रक्चर है वो आज ऐसा बन गया है, जिसके अंदर क्या है कि अगर ये इक्वेटर है जो अर्थ को बीच में से 2 भागों में बांटती है, तो ज़्यादातर जो लैंड है वो ऊपर की तरफ इसलिए आ गई क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स सारे कॉन्टिनेंट्स को ऊपर की तरफ खींचता है। ऐसा उन्होंने एजम्पशन लगाया था उस वक्त। तो इसमें कुछ कुछ क्रिटिसिज्म भी हुआ उनका, क्योंकि सारी बातें सही तो नहीं थी, एजम्पशन ही लगा रहे थे वो। तो सबसे पहले तो जो ये फोर्स है अर्थ और मून का, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि पूरे कॉन्टिनेंट को हिला दे। तो जो फोर्स है वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि कैसे अर्थ हिल रही है, अर्थ के जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो ड्रिफ्ट कर रहे हैं। दूसरा ट्रिगर मैकेनिज्म नहीं बता पाए थे कि ये आखिर स्टार्ट कैसे हुआ है, ड्रिफ्टिंग का जो सीक्वेंस है और ये सीक्वेंस क्या था कॉन्टिनेंट्स के टूटने का, वो भी वो नहीं समझा पाए। और कुछ जो आइसलैंड आर्क हैं और फेस्टून्स हैं जो वो कैसे बने। आइसलैंड आर्क क्या होता है, जैसे कि ये हमारा क्या है, इंडिया है, इसके बाद यहाँ पर ये तो वियतनाम और चाइना है ना। तो यहाँ से कुछ ऐसे आइसलैंड बने हुए हैं ना इंडोनेशिया के। तो ये जो आइसलैंड आर्क है इसको आइसलैंड आर्क बोलते हैं। ये जो एक आर्क के रूप में बहुत सारे आइलैंड रहते हैं ना, इसको आइसलैंड आर्क बोलते हैं। तो ये कैसे बना वो ये नहीं समझा पाए। तो उनकी जो थ्योरी थी उसमें कई सारे एरर्स तो थे, पर उन्होंने एक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जिसने बाद में समझाया कि अर्थ का फॉर्मेशन आज जैसा है वो ऐसा क्यों है, उसके डेवलपमेंट में उनके जो ड्रिफ्टिंग का आइडिया था उसने काफ़ी हेल्प की बाद में। आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद आई कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। तो इस थ्योरी ने क्या बताया कि जो अर्थ है ना हमारी, ये इसलिए इसका लिथोस्फीयर मूव करता है क्योंकि जो अर्थ के अंदर का जो मैग्मा है ना वो ऐसे अंदर सर्कुलेट करता है एक कन्वेक्शनल करंट की तरह। कन्वेक्शनल करंट क्या होता है, एक ऐसा घूमने वाला करंट है, जिस एक लहर या फिर धारा जिसको कह सकते हैं, तो उसको बोलते हैं कन्वेक्शनल करंट। तो ये क्योंकि अंदर कन्वेक्शनल करंट चलते हैं अर्थ के मेंटल में, किसके, मैग्मा के कन्वेक्शनल करंट चलते हैं, इस वजह से क्या होता है, ये अर्थ मूव करती है। तो ये थ्योरी दी थी आर्थर होम्स ने 1930 के अंदर। ये इस तरह से हमारी अर्थ के अंदर जो मेंटल है, अपर मेंटल और ये लोअर मेंटल, 2 तरह के मेंटल होते हैं। तो ये लोअर मेंटल भी सर्कुलेट करता है और अपर मेंटल भी सर्कुलेट करता है। अभी क्यों सर्कुलेट करता है, क्योंकि कोर में बहुत गर्मी है। अभी कोर की गर्मी से यहाँ का जो मैग्मा है ये गर्म होता है, और जो चीज़ गर्म होती है वो ऊपर उठती है।
अब ये ऊपर उठता है और ठंडा होता है, फिर ठंडा होता है और फिर नीचे जाता है। तो इसकी गर्मी से ये जो अपर मेंटल है ये भी गर्म होता है, और ये गर्म होता है तो ये भी ऊपर उठता है, और ये ऊपर उठता है और ऊपर जाकर ठंडा होता है, और ठंडा होकर फिर ये गोल घूम के इधर से नीचे आता है। तो इस तरह से सर्कुलेट होता है ना। पानी के अंदर भी जैसे हम पानी गर्म करते हैं तपेली के अंदर, तो ये हमारी तपेली है, इसमें पानी है, तो इसमें जो हीटिंग की प्रोसेस होती है वो ऐसे होती है, जब हम इसके नीचे आग लगाएंगे तो सबसे पहले नीचे का पानी गर्म होगा, और जब ये गर्म होगा तो ये ऊपर उठेगा, और ये अगर ऊपर उठेगा तो ऊपर के ठंडे पानी को डिस्प्लेस करेगा और ठंडा पानी नीचे आएगा। तो इसको बोलते हैं हीटिंग की प्रोसेस। तो ये इस वजह से क्या होता है, सर्कुलेट होता है सारा मैग्मा, और उस वजह से क्या होता है, उस सर्कुलेशन के कारण जो है लिथोस्फेरिक प्लेट मूव करती है। अब सबसे लास्ट में आई सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। इसके अंदर क्या बताया, हैरी हेस ने दी थी ये 1960 के अंदर। इसमें उन्होंने बताया कि कैसे इस कन्वेक्शनल करंट के कारण ये जो सी है, सी नहीं, यहाँ तक कि लैंड की भी लैंड जो है वो भी मूव कर रहा है, पर जो धरती है खासकर पैसिफिक ओशियन हो गया या अटलांटिक ओशन हो गया, ये क्या करता है, स्प्रेड करता है। जैसे कि अटलांटिक ओशन का अगर आपने मैप देखा हो तो उसमें है ना, जैसा है कि इधर तो साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका है, और इधर यूरोप और अफ्रीका है, और यहाँ पर ऐसा एक एस बना हुआ है। तो ये क्या है, मिड कॉन्टिनेंटल, ये मिड ओशनिक रीज है, और यहाँ से मैग्मा बाहर आता है, और ये जो है रिच ऐसे फैलती जाती है फिशर इरप्शन के कारण। तो ये थ्योरी किसने दी थी, हैरी हेस ने दी थी 1960 में, जिसमें ये बताया था उन्होंने कि क्योंकि ये मैग्मा बाहर आ रहा है और कॉन्टिनेंट जो है फ्लोर स्प्रेड होते जा रहे हैं, इसी को उन्होंने क्या कहा था, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। अब आगे बढ़ते हैं। अब सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी से क्या एक चीज़ और बाहर निकल के आई, पेलियोमैग्नेटिज्म। क्योंकि क्या होता है कि अर्थ का मैग्नेटिज्म जो है चेंज होता रहता है, वो कभी नॉर्थ यहाँ होता है, कभी नॉर्थ यहाँ होता है ना, कभी नॉर्थ ऊपर होता है, कभी नीचे होता है। तो क्योंकि ये मैग्नेटिज्म चेंज होता रहता है और ये लावा भी बाहर आ रहा है, तो इस सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी को ये और मजबूत बना देता है। कब, जब ये हम रिसर्च करते हैं कि जो आज से 100 मिलियन ईयर्स पहले जो इरप्शंस हुए थे, उस वजह से जो लैंड इधर खिसक के गई थी, और उसके 100 मिलियन ईयर पहले जो लैंड खिसक के गई थी, उनके मैग्नेटिज्म में चेंज आ गया है। यानी कि पहले नॉर्थ इधर था और अब नॉर्थ इधर आ चुका है। तो इसी को, यानी कि वक्त के साथ क्या होता है, वक्त के साथ जो रॉक्स हैं उनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में चेंज आ जाता है, क्योंकि अर्थ की भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेंज हो रही है ना, इस वजह से। तो उसको क्या बोलते हैं, पेलियोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, और इसके आगे हम जियोमॉर्फोलॉजी के और कंसेप्ट्स को स्टडी करेंगे, रिवाइज करेंगे। थैंक यू सो मच, गुड बाय।